1994 में एक आदमी ने अपने सिटी बैंक मलेशिया की सीईओ पोजीशन छोड़ दी, जहां उसको $1 लाख हर महीने मिल रहा था। लोग उसे पागल बोल रहे थे, पर इस आदमी ने कुछ ऐसा बनाया कि आज वो बैंक की दुनिया का 10th सबसे वैल्यूएबल बैंक है। जर्मनी की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा कस्टमर्स हैं उस बैंक में, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होता तो तुम्हारा पैसा 1 लाख का पैसा 3.25 करोड़ बन जाता 25 साल में। ये है एचडीएफसी बैंक की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल एंड कोच। आज मैं बताऊंगा आपको एचडीएफसी की पूरी कहानी। यार, ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, ये है एक सपने की कहानी, एक रेवोल्यूशन की कहानी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है ट्रस्ट की कहानी। और ट्रस्ट में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो रेडी हो? चलिए दोस्तों, ये जर्नी है 1977 से लेकर आज तक की, और बिलीव मी, हर मोड़ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सबसे पहला है द ड्रीम बिफोर द बैंक, द मैन हु स्टार्टेड इट ऑल। देखिए, एचडीएफसी की कहानी एक्चुअली शुरू होती है 1977 में, जब बैंक बना ही नहीं था। बैंक मतलब मेरा मतलब है 1977 में एक आदमी था, नाम याद रखिएगा। 1977 जो आदमी का नाम था हसमुख भाई पारेख। निक नेम देगा हसमुख, निक नेम हसमुख देख लेते हैं, मतलब खुश रहने वाला। पर यार, इस इंसान की स्टोरी कुछ अलग ही लेवल की है। सूरत के एक बैंकिंग फैमिली में पैदा हुए, गांधीयन एरा में बड़े हुए, और उनकी मां ने उन्हें एक इतनी सिंपलिसिटी सिखाई कि पूरी जिंदगी मिडिल क्लास घर में रहे। और सुनिए, ये इंसान जिसने लाख ऑफ इंडियंस को घर दिलवाया, खुद कभी अपने घर नहीं खरीदा। इन्होंने आयरनी देखी, इनकी पावर देखी, वैल्यू देखा आपने। हसमुख भाई ने फॉरेन कंट्रीज में देखा कि लोग कैसे घर खरीदते हैं, थ्रू हाउसिंग लोन्स। इंडिया में तो घर खरीदना मतलब 30-40 साल सेविंग्स करना पड़ेगा, तब आप वो घर खरीद पाओगे। उन्हें लगा यार, व्हाई नॉट इंडियंस भी अपने सपने जल्दी पूरा करें। और 1977 में उन्होंने बनाया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी, इंडिया की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं, अपना दम, अपना विजन। पर 90s तक इंडिया बदल रहा था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ गई, प्राइवेट बैंक्स, एक एरा शुरू होने वाला था। और हसमुख भाई का नेफ्यू दीपक पारेख, उन्होंने सोचा कि यार, एचडीएफसी का ब्रांड ऑलरेडी ट्रस्टेड है हाउसिंग फाइनेंस में, व्हाई नॉट एक बैंक बनाया जाए। अब जो सेकंड है हमारा यहां पे, वो है एक रेवोल्यूशन का जन्म होता है। 1993 में दीपक पारेख एक मिशन पे निकले। उन्हें चाहिए थे 3 लोग, 3 ऐसे लोग ये इम्पॉसिबल सपना मान सके। फर्स्ट, सबसे पहला है एस एस ठाकुर। दीपक ने फोन किया एक एक्स आरबीआई ऑफिशियल को, जो यूएन में सीनियर एडवाइजर थे जाम्बिया में। पोजीशन देखी, यूएन से रिजाइन करके इंडिया आकर स्टार्टअप बैंक ज्वाइन कर लिया। पागलपन लगता है ना थोड़ा ये, पर दीपक ने उन्हें स्टोरी सुनाई। सर, वी नीड समवन हु अंडरस्टैंड रेगुलेशंस इनसाइड आउट। आपके जैसे कोई नहीं समझता। और यार, ठाकुर जी ने हां कह दिया, क्योंकि उन्हें एक बैक स्टोरी याद थी। जब एचडीएफसी लिमिटेड शुरू हुआ था, तब एक प्रॉब्लम थी, टी कंपनीज के पास आरबीआई क्लियरेंस नहीं आ रहा था पैसा भेजने के लिए। ठाकुर जी ने रूल्स चेंज करवाया था ताकि एचडीएफसी को वो डिपॉजिट्स मिल सके। हसमुख भाई की इंटीग्रिटी ने इतना इंप्रेस किया कि उन्हें तब भी हेल्प की थी, और अब भी फिर से हेल्प किया। सेकेंड कॉल आता है, बहुत जाने माने नाम आप सब ने सुना होगा, आदित्य पुरी। अब ये कॉल सबसे इंटरेस्टिंग है। दीपक मलेशिया गए आदित्य पुरी से मिलने। पुरी कौन थे? पुरी की ही बात कर रहा था मैंने शुरुआत में। सिटी बैंक मलेशिया के सीईओ, 40s में सिटी बैंक के चेयरमैन के 50 चोजन एग्जीक्यूटिव्स में से एक थे, राइजिंग स्टार। दीपक ने सिंपल सा पिच दिया उनको। पिच क्या था मालूम है? यू रन अराउंड द वर्ल्ड अलॉट, नाउ कम बैक टू द कंट्री, डू सम रियल वर्क, बिल्ड अ बैंक। आदित्य ने सीधा पॉइंट पे आए, डू यू नो हाउ मच आई गेट हियर? दीपक का जवाब क्लासिक था, अरे बाबा, यू हैव अर्नड इनफ, नाउ डू समथिंग फॉर द नेशन। पर जो पुरी साहब थे, बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने कंडीशंस रखी। कंडीशन नंबर 1, कंप्लीट फ्रीडम टू रन द बैंक। कंडीशन नंबर 2, सब्सटेंशियल इक्विटी स्टेक, अगर सक्सेस हो तो वो भी बेनिफिट हो। कंडीशन नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, नो इंटरफेरेंस। और यार, दीपक ने हां कह दिया। नाउ इट विल बी योर बैंक, आई वोंट इवन बी द ऑन बोर्ड। सिटी बैंक ने पुरी को जाने नहीं देना चाहता था। 3.5 महीने का नोटिस पीरियड दिया, और उस नोटिस पीरियड में मलेशिया में बैठ के पुरी साहब ने एक ब्लूप्रिंट बनाया एचडीएफसी बैंक के लिए। द ब्लूप्रिंट, समझिएगा, पुरी का विजन क्लियर था। उन्होंने देखा कि इंडिया में 3 कंपोनेंट्स थे। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
डिस्ट्रीब्यूशन था, ब्रांचेस थे, कस्टमर्स थे, डिपॉजिट थे, पर प्रोडक्ट्स बेकार थे, सर्विसेज पैथेटिक, टेक्नोलॉजी शून्य, नील बटा सन्नाटा। सेकेंड नंबर फॉरेन बैंक्स, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास के थे, सर्विस अमेजिंग, पर रीच बहुत लिमिटेड थी। तीसरा द गैप, यही अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। पुरी साहब का सपना था कि फॉरेन बैंक जैसे प्रोडक्ट्स प्लस सरकारी बैंक जैसा रीच और टेक्नोलॉजी का पावर, वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक ये था। और उन्होंने एक और चीज करी जो जीनियस थी। फाउंडिंग टीम बनाते वक्त एक रूल, नॉट टू मेनी हायर्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैंक, क्योंकि पुरी साहब चाहते थे कि एचडीएफसी बैंक अपनी ओन कल्चर बनाए, किसी और की कॉपी नहीं करे। द लॉन्च डे, नाउ ये दिन आ चुका था, द लॉन्च डे जनवरी 1995, सैंडोज हाउस, वर्ली, मुंबई। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑफिस इनॉग्रेट कर रहे हैं, देखिए टाइमिंग, ये वही डॉक्टर सिंह हैं जो 1991 में इकोनॉमिक लिबरेशन लाए थे। उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से प्राइवेट बैंक्स का एरा आ रहा था। ऑफिस कैसा था? ऑफिस के बारे में समझते हैं, चलिए। अब हम लोग तो आजकल तो बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग में, है ना, एसीज में बैठते हैं। अब बात करते हैं बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रोकन चेयर्स, हिंदी में बोलूं तो टूटी हुई कुर्सियां, बेसिक सेटअप, पर स्पिरिट सातवें आसमान पे। लोग हंस रहे थे कि कैसे होगा। दीपक पारेख, आदित्य पुरी, एसएस ठाकुर, सभी खड़े थे और उन्हें पता था कि अहेड में मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब दोस्तों ये है जीने के लिए लड़ना, अब जीने के लिए लड़ाई होना था। मार्च 1995 में एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट आईपीओ 500 मिलियन रुपए रेज करना था, 10 रुपए पर शेयर। मार्केट में स्केप्टिज्म था, प्राइवेट बैंक, हु विल ट्रस्ट इट यार। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब ऑलरेडी हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, व्हाई डू वी नीड एनी अदर बैंक। पर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। आईपीओ 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। विद इन 2 months शेयर 300% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, पर पुरी साहब और टीम समझ रहे थे कि इंडिया रेडी द बेटर बैंकिंग के लिए। मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था, ड्रीम्स बढ़ रहे थे और ट्रस्ट के लिए इंडियंस तैयार थे। नाउ द जीनियस स्ट्रैटेजी, अब यहां से असली गेम शुरू होता है। पुरी साहब ने कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट किया जो लिटरली गेम चेंजिंग था। अब समझते हैं दोस्तों स्ट्रैटेजी नंबर 1, टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जब बाकी बैंक्स अभी भी रजिस्टर्स और लेजर्स यूज कर रहे थे तो एचडीएफसी बैंक ने एक आईफ्लेक्स सॉल्यूशन यूज करना शुरू कर दिया था। 1997 में, सुनना केयरफुली क्या हुआ था, 1997 में एचडीएफसी बैंक ने इंडिया का पहला इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जमाने से पहले, जब लोग ईमेल भी प्रॉपर्ली नहीं करते थे, तब एचडीएफसी बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर दी। विजनरी या जीनियस, दोनों थे वो। अब स्ट्रैटेजी नंबर 2, कस्टमर ऑब्सेशन। पुरी साहब का एक रूल था, कस्टमर एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने सेगमेंट क्रिएट किया, जनरल कस्टमर, क्लासिक 1 लाख रुपए मैप, प्रिफर्ड 1 लाख रुपए मैप मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, आप जो मिनिमम मेंटेन करते हैं मंथली एवरेज पे वो क्या होता है, तो प्रिफर्ड 1 लाख रुपए मैप और 5 लाख रुपए कंबाइंड, इंपीरियर 10 लाख रुपए मैप एंड अल्ट्रा हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ये सब प्रोडक्ट है हमारे एचडीएफसी बैंक्स के। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग सर्विस, अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग प्रोडक्ट्स, मास मार्केट भी सर्व करिए, प्रीमियम कस्टमर्स भी करिए। अब स्ट्रैटेजी नंबर 3 आया, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की एक बेहतरीन कला। ये सुनने में लगता है ना कि फिर सबसे डिफिकल्ट है। 2010 में जब सब बैंक्स कॉर्पोरेट लोन्स दे रहे थे, क्योंकि बड़ा इसमें मार्जिन हाई था, बड़ा शानदार था, ये एचडीएफसी बैंक ने मना कर दिया। एचडीएफसी बैंक ने उन कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट लोन देने के लिए मना कर दिया। पुरी साहब का लॉजिक बड़ा क्लियर था, रिस्क मत लो जो समझ नहीं आता, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब रिजल्ट क्या आया? 2012 से 2015 तक जब सब बैंक्स एनपीए क्राइसिस में फेस, एचडीएफसी का एनपीए स्टेबल रहा। जब इंडस्ट्री की एवरेज 5% एनपीए थी, एचडीएफसी का 1% से भी कम था। अब स्ट्रैटेजी नंबर 4 क्या है दोस्तों? एक्विजिशन, बट स्मार्ट वन। 1999 में टाइम्स बैंक मर्जर, इंडिया का पहला वॉलंटरी बैंक मर्जर था वो। 2008 में सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब एक्विजिशन, 9,510 करोड़ का डील था वो। नॉर्थ इंडिया में रीच बढ़ाने के लिए परफेक्ट मूव था। पर देखिए, सिर्फ 2 मेजर एक्विजिशन 25 साल में।
बाकी ग्रोथ ऑर्गेनिक, ब्रांच बाय ब्रांच, कस्टमर बाय कस्टमर एंड प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रेवोल्यूशन। अब आता है प्रोडक्ट रेवोल्यूशन। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी ने कुछ चीजें लॉन्च की जो पहले कभी किसी ने नहीं करी थी। नंबर 1 है पर्सनल लोन इन 10 सेकेंड्स। भाई 10 सेकंड में पर्सनल लोन हाथ में आएगा आपके, मतलब अकाउंट में आएगा आपके। 10 सेकंड, एटीएम पे जाओ, अप्लाई करो, अप्रूव, काम खत्म। नंबर 2 क्रेडिट कार्ड, 2017 तक 9.25 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स, मार्केट लीडर बन गया क्रेडिट कार्ड में। तीसरा मोबाइल बैंकिंग पाइनियर, 2000 में मोबाइल बैंकिंग लॉन्च किया, 2000 में किया था यार, आज से 25 साल पहले। 2000 में जब नोकिया 3310 फेमस था, कौन सा था वो नोकिया का टोन था ना कुछ। चौथा है पेज़ैप डिजिटल वॉलेट, जब पेटीएम भी नहीं था। पांचवा है ईवीए मतलब एक्सटेंडेड विजुअल असिस्टेंट, एआई चैटबॉट जो 23 लाख क्वेरीज हैंडल करता था एक महीने में। हर प्रोडक्ट में एक कॉमन थीम था, पता है क्या? कन्वीनियंस। कस्टमर को बैंक जाना नहीं पड़ेगा, बैंक कस्टमर के पास आएगा। ये सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने किया था, एचडीएफसी बैंक ही कर सकता था। अब बात करते हैं ट्रस्ट फैक्टर। क्यों इतना ट्रस्ट है यार? ये क्वेश्चन जरूरी है, इतने बैंक्स हैं इंडिया में, फिर लोग एचडीएफसी को क्यों ट्रस्ट करते हैं? चाहे मैं एक रिटेल कस्टमर की बात करूं या कॉर्पोरेट की बात करूं, ज्यादातर लोगों का जो ट्रस्ट है वो है एचडीएफसी बैंक। रीजन नंबर 1 पता है क्या? लेगेसी। एचडीएफसी लिमिटेड की लेगेसी 1977 से हाउसिंग फाइनेंस से शुरू हुई थी। एक जनरेशन ने देखा कि एचडीएफसी ने उनका मां बाप को घर दिला दिया। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया उनके मां बाप से उनके बच्चों पे। रीजन नंबर 2, नेवर ब्रोक प्रोमिसेस, कभी इन्होंने वादा नहीं तोड़ा। कंसिस्टेंटली 20% ग्रोथ हर साल, डिपॉजिट सेफ, रिटर्न कंसिस्टेंट, नो स्कैंडल्स, नो स्कैम, नो बेट्रेल। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, सब पैनिक कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? बिजनेस एज यूजुअल, ग्रोथ मेंटेन करी, कस्टमर कॉन्फिडेंस मेंटेन करा। और रीजन नंबर 3 क्या है? द पुरी फैक्टर। पुरी मतलब अपने आदत पूरी, द पुरी फैक्टर। 26 साल एक ही सीईओ, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी। पुरी का लीडरशिप, पुरी साहब का जो लीडरशिप था, लीडरशिप स्टाइल बड़ा यूनिक था यार। वो हर दिन 5:30 बजे ऑफिस से निकलते थे, वर्क लाइफ बैलेंस बिलीव करते थे। सही सुना दोस्त, सीईओ जो है कंपनी का, वो 5:30 बजे ऑफिस से निकल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत बिलीव करते थे। वो मोबाइल फोन नहीं यूज करते थे। इमेजिन करिए बैंक का सीईओ जिसके पास मोबाइल नहीं है, पर ऑफिस में टफ टास्क मास्टर, फेयर बट फर्म, टीम प्लेयर, क्रेडिट देते थे, ग्रजेस नहीं रखते थे। अब रीजन नंबर 4 है इनोवेशन विद सेफ्टी। एचडीएफसी बैंक ने कभी क्रेजी रिस्क नहीं लिया, क्रिप्टो में जंप नहीं किया ब्लाइंडली, फिनटेक कंपटीशन से डरते नहीं थे, पर अपनी पेस पे इनोवेट करते थे। नाउ द नंबर्स डोंट लाई। ट्रस्ट की सबसे बड़ी प्रूफ पता क्या है? नंबर। जुलाई 1996 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सितंबर 2020 में 3.26 करोड़ बन गया। 326 गुना रिटर्न। सेम टाइम पे सेंसेक्स ने सिर्फ 14 टाइम रिटर्न दिया। एचडीएफसी बैंक ने सेंसेक्स को 23 टाइम बीट किया। कस्टमर बेस चलिए समझते हैं, मार्च 2024 तक 93 मिलियन कस्टमर, मतलब जर्मनी की पूरी पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, जो कि आज एचडीएफसी के कस्टमर्स हैं, उससे भी ज्यादा है। बल्कि ब्रांचेस की बात करें तो 8,735 ब्रांचेस, 20,938 एटीएम्स और 3,836 से ज्यादा शहर और गांव में है ये। मार्केट कैप की बात करें 2024 में 145 बिलियन डॉलर, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी। दोस्तों यहां पे इसके बाद आता है द डार्क क्लाउड्स, द आरबीआई बैन, दिसंबर 2020। क्या हुआ था समझते हैं। देखो यार, हर सक्सेस स्टोरी में चैलेंजेस आते हैं और एचडीएफसी बैंक के लिए वो मोमेंट था, दिसंबर 2020 में आया। 21 नवंबर 2020 प्राइमरी डेटा सेंटर में पावर फेलियर, इंटरनेट बैंकिंग क्रैश, मोबाइल बैंकिंग डाउन, पेमेंट सिस्टम फेल। और ये पहली बार नहीं था। नवंबर 2018, दिसंबर 2019 पहले भी आउटेजेस हुए थे। आरबीआई ने क्या किया? एक्शन लिया। 2 दिसंबर 2020 का ऑर्डर, पहला ऑर्डर नंबर 1 था स्टॉप इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स, जहां एचडीएफसी मार्केट लीडर था, वो रोकने के लिए बोल दिया गया। नंबर 2 है स्टॉप ऑल डिजिटल बिजनेस एक्टिविटी अंडर डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। नंबर 3 इन्होंने जो रोक लगाई, फिक्स अकाउंटेबिलिटी। शॉक इंडस्ट्री शॉक्ड, कस्टमर वरिड, स्टॉक प्राइस 2% गिर गया। पर देखो रिएक्शन, न्यू सीईओ शशिधर जगदीशन, जो पूरी अक्टूबर 2020 में, पुरी साहब जो हैं जो अक्टूबर 2020 में रिटायर हो चुके थे, तब ये जो नए भाई साहब हैं, नए जो सर है, इन्होंने ज्वाइन किया।
Immediately apology. We have not lived up to your expectations. Please accept our sincere apologies. प्लान सबमिट किया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म फिक्सेस, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, न्यू टैलेंट हायरिंग, डेटा सेंटर्स, बैकअप सिस्टम्स, और प्रॉमिस किया वी विल फिक्स दिस, गिव अस टाइम। 17 महीने बाद अगस्त 2021 में आरबीआई ने पार्शियल बैन लिफ्ट कर दिया। क्रेडिट कार्ड्स वापस, डिजिटल इनिशिएटिव्स का वेट जारी रहा। पर यह क्राइसिस ने क्या सिखाया, इसको समझते हैं। क्या सिखाया इसने? कि परफेक्शन नहीं होती, मिस्टेक्स होती हैं, पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। इसके अलावा और भी चैलेंजेस आए, जैसे 2021 में आरबीआई पेनल्टी 10 करोड़ रुपए का फाइन लगा ऑटो लोन डेफिशिएंसीज में, जो भी जीपीएस डिवाइस बंडल्ड फोर्सफुली हुआ। सेकेंड है 2023 में डेटा ब्रीच, यानी कि एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में 7 करोड़ कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ। थर्ड है कंपटीशन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, डिजिटल पेमेंट्स में मार्केट शेयर काफी कम हुआ। चौथा है पोस्ट मर्जर चैलेंजेस। 2023 के मर्जर के बाद डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, पर हर बार एचडीएफसी बैंक ने खड़े होकर प्रॉब्लम फेस किया, हाइड नहीं किया, रन नहीं किया। उसके बाद आता है द मेगा मर्जर, द बिगेस्ट डील इन इंडियन हिस्ट्री। क्या है ये? 4 अप्रैल 2022 अनाउंसमेंट, जो सब वेट कर रहे थे पर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। एचडीएफसी लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी हाउसिंग फाइनेंस है, और एचडीएफसी बैंक, जो सब्सिडरी बैंक है, दोनों मर्ज हो रहे थे। डील साइज कितना था? $40 बिलियन। इंडिया का सबसे बड़ा M&A डील। अब ये M&A क्या होता है? मर्जर एंड एक्विजिशन। दोस्तों, जब कोई कंपनी, दो कंपनी एक दूसरे में मर्ज होती है, मिल जाती है, तो उसे मर्जर कहते हैं। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो वो एक्विजिशन का पार्ट होता है। यहां पे मर्ज हुआ था। तो एचडीएफसी बैंक एक रेगुलेशन के अंडर था, वो अपनी पेरेंट कंपनी के बिजनेस में नहीं जा सकता था, मतलब होम लोन्स डायरेक्टली नहीं दे सकता था इन बिग वॉल्यूम्स। पर मर्जर से क्या हुआ? एचडीएफसी लिमिटेड का पूरा होम लोन पोर्टफोलियो एचडीएफसी बैंक को मिल गया। सेकेंड है कस्टमर बेस, 93 मिलियन से डायरेक्ट 120 मिलियन, ब्रांचेस 5500 से 8,500 के आसपास, 8,400 के आसपास। एसेट्स कितना था? कंबाइंड एंटिटी बिकेम 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप। जुलाई 1, 2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 को मर्जर कंप्लीट हो गया। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप कितना रहा पता है? $154 बिलियन, दुनिया का 7th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। पर यह इंटीग्रेशन इजी नहीं था। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट प्रोसेस। होम लोन कस्टमर्स को बैंक प्रोडक्ट क्रॉस सेल करना, रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन करना, अभी भी इंटीग्रेशन चल रहा है। चैलेंजेस हैं पर विजन क्लियर है। इंडियाज प्रीमियर फिजिटल नाम बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में ना, फिजिटल बैंक, यानी कि फिजिकल ब्रांचेस का स्ट्रेंथ, डिजिटल कैपेबिलिटीज का पावर। उसके बाद आता है एकदम एग्जैक्ट फ्यूचर विजन। 2024-25 में एचडीएफसी बैंक कहां खड़ा है और कहां जा रहा है, चलो समझते हैं। 9,545 ब्रांचेस है, ये सितंबर 2025 का मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, डेटा दिखा रहा हूं। 21,417 एटीएम्स हैं, 4,156 शहर हैं, सिटीज हैं, 120 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं, 1,77,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। मार्केट कैप क्या है दोस्त? टॉप 3 इन इंडिया। विजन क्या है? फिजिटल बैंक। फिजिटल बैंक मतलब फिजिकल नेटवर्क प्लस डिजिटल इनोवेशन, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सेकेंड क्या है? एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। डेटा एडवांटेज का यूज है, 120 मिलियन कस्टमर का ट्रांजैक्शन डेटा, एआई मॉडल्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शंस, क्रेडिट स्कोरिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। तीसरा है रूरल एक्सपेंशन। 51% ब्रांचेस जो हैं ऑलरेडी सेमी अर्बन, रूरल, यहां पे ग्रोथ पोटेंशियल है। परिवर्तन इनिशिएटिव थ्रू 5 लाख से ज्यादा एजेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? नॉट जस्ट एक्सेस बट रियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके बाद 5वां आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स, यानी कि स्मार्ट वेल्थ ऐप, डिजिटल रूपी वॉलेट, न्यू डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रल बाय फाइनेंशियल ईयर 2032, ईएसडी इंटीग्रेशन एंड क्रेडिट असेसमेंट। अब चैलेंजेस क्या हैं? देखो यार, इतनी सारी चीजें हैं तो चैलेंजेस तो होना लाजमी है। पहला है फिनटेक कंपटीशन, पेटीएम, फोन पे एजाइल है, फास्ट है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, पोस्ट मर्जर डिपॉजिट रेशियो मेंटेन करना। तीसरा है टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, क्लाउड माइग्रेशन, लेगेसी सिस्टम रिप्लेसमेंट। फोर्थ है रेगुलेटरी कंप्लायंस, आरबीआई की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। द यूनिक मोड क्या है दोस्तों? पर एचडीएफसी बैंक के पास कुछ चीजें हैं जो कोई कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। चलिए क्या है ये?
नंबर 1, ट्रस्ट ऑफ 47 ईयर्स एचडीएफसी लिमिटेड से मिला के, अनमैच्ड डेटा, मल्टी डिकेड कस्टमर रिलेशनशिप्स, फिजिकल प्लस डिजिटल यानी कि 9,500 ब्रांचेस प्लस कटिंग एज डिजिटल। उसके बाद आता है कल्चर यानी कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर फर्स्ट। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रेंथ 18.5% CAR रिक्वायरमेंट सिर्फ 10%। अब बात करते हैं दोस्तों, तो यार ये एचडीएफसी बैंक की कहानी से क्या सीख मिलती है? विजन प्लस एग्जीक्यूशन, मतलब सपना देखना आसान है, उसे रियलिटी बनाना बहुत मुश्किल। एचडीएफसी बैंक ने दोनों किया। सेकंड है पेशेंस पेज, 55 टाइम 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ मिला, पर पुरी ने शॉर्टकट्स नहीं लिए, पुरी साहब ने शॉर्टकट्स नहीं लिया, ऑर्गेनिक ग्रोथ की, राइट? ब्रांच बाय ब्रांच, कस्टमर बाय कस्टमर ये बढ़ते गए। थर्ड है टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन टच, टेक्नोलॉजी में फर्स्ट हो पर कस्टमर को फील होना चाहिए कि बैंक उनका है। एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट इज एवरीथिंग। एक स्कैंडल, एक स्कैम, सब खत्म हो सकता है। 47 साल में कंसिस्टेंट ट्रस्ट बिल्डिंग है। आपको पता है जब ऐसी कोई ट्रस्ट वाली बातें आती है ना मार्केट में, किसी भी बैंक को लेके, किसी भी कंपनी को लेके, तो सबसे ज्यादा क्या हिट करता है? मार्केट। आप सुनते होंगे ये चीजें आई, आरबीआई ने इन बैंक्स पे, इन फ्यूचर्स में रोक लगा दिया, तो क्या होता है? सबसे पहले शेयर मार्केट, उनके स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, लोग जल्दी से वो बैंक के जो भी पैसे वैसे हैं उस कंपनी के, वो जल्दी से बेचते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत मैटर करती है, इसलिए ट्रस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है लीडर क्रिएट लीडर, दैट्स ट्रू मैन, ट्रू। पुरी साहब ने जगदीशन को 26 साल ट्रेन किया। स्मूथ ट्रांजिशन, कल्चर कंटिन्यू। उसके बाद आता है चैलेंजेस डिफाइन यू। आरबीआई बैन आई, डेटा ब्रीच हुआ, एक्सेप्ट करा, फिक्स करा और फिर मूव ऑन किया। और फाइनल थॉट क्या है दोस्तों? 1994 में जब आदित्य पुरी ने सिटी बैंक मलेशिया छोड़ के इंडिया आए, लोग हंस रहे थे, ये क्या कर रहा है। 2020 में जब वो रिटायर हुए, एचडीएफसी बैंक इंडिया की सबसे वैल्यूएबल बैंक था, दुनिया का 10th मोस्ट वैल्यूएबल बैंक था वो। पुरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, इफ आई लुक बैक 26 years seems like yesterday. From my first office with broken chairs to now, what we have achieved in this time is incredible and doesn't have too many parallels globally. और यार वो सच बोल रहे थे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक प्रूफ है कि इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सकता है। ये एग्जांपल है इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी से बिजनेस किया जा सकता है। ये टेस्टामेंट है कि अगर तुम अपने कस्टमर को सेंटर में रखो तो सक्सेस अपने आप आएगी। आज जब आप एचडीएफसी बैंक की ब्रांच देखते हैं तो ये, या ऐप यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो रिमेंबर करिए, याद करिए, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 47 साल का सपने का, मेहनत का, ट्रस्ट का रिजल्ट है, नतीजा है। तो ये थी एचडीएफसी बैंक की कहानी। कहानी एक बैंक की, कहानी एक बैंक की नहीं, कहानी एक रेवोल्यूशन की, कहानी एक सपने की जो रियलिटी बन गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एचडीएफसी बैंक का नेक्स्ट चैप्टर अभी लिखना बाकी है और हम सब उस चैप्टर के विटनेस हैं। कीप बैंकिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप ड्रीमिंग। दोस्तों ये कहानी अगर दिलचस्प लगी हो, अच्छी लगी हो, ऐसे ही कुछ और भी एक कहानी आप सुनना चाहते हैं, या ऐसी केस स्टडीज चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी बैंक, जो टॉप बैंकर्स होते हैं, उन पे मैं कोई ना कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा। और इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, BFSI करियर 24/7। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और सेशन में।